तो परीक्षा आपकी आ चुकी है निकट और आपको चेक करना है अपनी प्रिपरेशन कि आखिर आपने जो तैयारी करी है क्या उसमें कोई कमी तो नहीं है, और वो सामने आएगी जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और एक सजेशन भी आपको देता हूं कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करें, तभी सामने आएगा कि आखिर कमी कहाँ है, और समय रहते हुए आप उसको सुधार भी लेंगे, उस कमी को दूर भी कर लेंगे। तो इसी दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए आज प्रैक्टिस सेट हम 2 करेंगे, और इसमें आपको अपना स्कोर भी बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा है। इसमें यहाँ पर हमने जैसा प्रीवियस पेपर आया है, जिस तरह से यूपी के पेपर पूछे गए हैं, तो सभी की बराबर परसेंटेज यहाँ पर डाली है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, बट पूरे हमने यहाँ पर उतना ही प्रतिशत, अगर 30% इकोनॉमिक्स आ रहा है तो 30% इकोनॉमिक्स ही पूछा गया है, अगर 60% फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ रही है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूछी गई है, अगर 30% आपका यहाँ पर बिजनेस आ रहा है तो उससे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ही मेहनत से ये गहन अध्ययन करके ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बनाया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो अगर पसंद आए तो लास्ट में उसको लाइक भी करें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फर्स्ट आज का क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द जेड थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट प्रोपेंडेड बाय विलियम आउची। तो देखिए यहां से एक क्वेश्चन तो आपका यही तैयार हो जाता है कि आखिर जो जेड थ्योरी है, जो जेड सिद्धांत है, वो जेड सिद्धांत किसने दिया है, वो आउची ने दिया है। तो ये तो आपको पता ही होगा। अब इसमें पूछ रहा है आपको जेड सिद्धांत के बारे में पता होना चाहिए कि उन्होंने दिया तो इसमें क्या कहा। तो फर्स्ट इसमें कह रहे हैं, दिस थ्योरी फोकस ऑन द प्रमोटिंग एम्प्लॉय लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन। यह सिद्धांत संस्था में कर्मचारियों की निष्ठा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है आपका, दिस थ्योरी एम्फेसिस एम्प्लॉय डेवलपमेंट। इस सिद्धांत में कर्मचारी के विकास पर जोर देने की बात कही गई है। एंड थर्ड है आपका, एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन द एम्प्लॉय नीड बोथ ऑन द ऑफ द जॉब। कर्मचारी को कार्य पर तथा कार्य के बाहर की जरूरतों पर ध्यान दिया गया है। यह सिद्धांत बताता है कि कर्मचारी की संतुष्टि प्रबंध को आसान बना देती है। तो थर्ड क्या है, दिस थ्योरी स्टेट दैट एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन मेक मैनेजमेंट इजियर। एंड फोर आपका फिफ्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन हो गया, फिफ्थ है यहाँ पर, दिस थ्योरी वॉज प्रेजेंटेड इन आउचीज। ये आउची के द्वारा की गई है, बाय आउची इन 1954 बुक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। यह सिद्धांत 1954 में आउची की पुस्तक, एक आउची की पुस्तक थी, कौन सी पुस्तक थी, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। तो आप इसको भी याद कर ले अच्छे से, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट किसकी बुक है, तो ये बुक आपके आउची की है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसमें 1954 में इसको सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से हमारे ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन भी सही है, फोर्थ ऑप्शन भी सही है, लेकिन फिफ्थ ऑप्शन गलत है। अब फिफ्थ ऑप्शन क्यों गलत है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ओनली फिफ्थ इज इनकरेक्ट। यही पूछा गया है कि जेड से प्रधारित संबंध में कौन सा गलत है, तो गलत कथन कौन सा होगा, गलत कथन फिफ्थ होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि द थ्योरी वॉज प्रेजेंटेड, ये आउची ने ही की थी, बट इसका सन जो दिया हुआ है वो गलत है। ये दी हुई थी, ये प्रोपाउंडेड की गई थी 1981 में। तो आप याद रखेंगे 1981 में जेड थ्योरी दी गई है, और जितने भी पॉइंट जेड थ्योरी के बारे में बताए गए हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट है आपका, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपनी। कंपनी के संबंध में सही कथन को चुने। तो आपको सही कथन चुनना है कंपनी के बारे में। तो फर्स्ट कथन क्या है, फर्स्ट देखते हैं, प्रमोटर्स आर कॉल्ड पेरेंट्स ऑफ अ कंपनी। जो प्रमोटर्स होते हैं क्या वो कंपनी के पेरेंट्स कहे जाते हैं, प्रमोटर्स को कंपनी के पेरेंट्स कहा जाता है। दूसरा, इक्विटी शेयर होल्डर आर कॉल्ड ओनर ऑफ द कंपनी। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो ओनर होते हैं कंपनी के। या डिबेंचर आर कॉल्ड क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी। डिबेंचर्स जो होते हैं, वो डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर कहलाते हैं। या फिर स्पेशल रेजुलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द रिजर्व कैपिटल, कि रिजर्व कैपिटल के लिए क्या जरूरी होता है,
एक स्पेशल रेज़ोल्यूशन ज़रूर पास करना होता है। और फिफ्थ है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी टेल हाउ कोल्स आर मेड। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसको हम शॉर्ट में एमओए भी कहते हैं, तो एमओए बताता है कि कॉल किस तरह से मांगी जानी है कंपनी में। जो शेयर की कॉल होती है वो किस तरह से फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कब कब कितने कितने अमाउंट में मांगी जानी है, तो वो कौन बताता है, एमओए बताता है। अब आपको बताना है कि इसमें से सही कथन आपको चुनना है। तो सही कथन कौन सा है, देखिए आप ऑप्शन यहाँ से ले सकते हैं, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड भी सही है। डिबेंचर को क्रेडिटर ही कहते हैं, ये भी डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर ही होते हैं क्योंकि उधार देते हैं एक तरह से पैसा, ये भी ठीक है। ये बोरो फंड में आते हैं और ये ओनर फंड में आता है। पेरेंट्स कहे जाते हैं, ये देखो ये सोचने की बात है, आपको याद रखना है। जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको तो ओनर कहते हैं, और जो प्रमोटर्स होते हैं इनको पेरेंट्स कहते हैं कंपनी को। तो हर मेरा क्वेश्चंस, हर एक मेरा पर्सन आपको कई कई पर्सन का आंसर यहाँ पर दे रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे लास्ट जो दिया हुआ है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देखिए ये गलत है। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं बताता, ये बताता है ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है। तो क्या बताता है ये, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताएगा कि कौन किस तरह से मांगनी है। इसका मतलब ये आपका फिफ्थ पॉइंट गलत है, बाकी सभी सही हैं। और आपसे यही पूछा है कि बताइए सही कौन-कौन से हैं। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 2, 3 एंड 4 सभी सही हैं, लेकिन 5 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आप देखेंगे, एक ही क्वेश्चन में दिलो जान लगा दी है इसे बनाने में। आप विश्वास नहीं करेंगे कि कितनी गहनता से हमने ये आपके लिए तैयार किए हैं। तो देखिए इसको आपको पढ़कर लगेगा और आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन शायद ही आपको कहीं पर मिले, जो एक ही क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा नॉलेज दे रहा है। तालिका एफ के बारे में कौन से कथन सही हैं? आपको बताना है टेबल एफ। टेबल एफ के बारे में कौन-कौन से सही हैं? अब आप देखिए टेबल एफ क्या-क्या बताती है। कह रहे अ पीरियड ऑफ 1 मंथ मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन 2 कॉल्स। यदि कंपनी शेयर पर 2 कॉल्स या डिबेंचर पर 2 कॉल्स मांगी जाती है तो उन कॉल के बीच में 1 मंथ का गैप होना चाहिए। पहली बात ये है। दूसरा कह रहे हैं अमाउंट ऑफ 1 कॉल शुड नॉट बी मोर देन 25% ऑफ द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। ये कह रहे हैं अगर शेयर आपका 100 रुपए का है, अगर शेयर 100 रुपए का है और आप इसको अलग अलग कॉल्स करते हैं एप्लीकेशन पर और आपका अलॉटमेंट पर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल इस तरह से पैसा मांगते हैं, तो यहाँ कह रहे हैं कि जब आप फर्स्ट टाइम मांगोगे तो इसमें 25% से ज्यादा नहीं मांगो। कॉल्स की बात करें, कॉल्स की, एप्लीकेशन की नहीं। एप्लीकेशन पे तो आप पूरा पैसा मांग सकते हैं, यहाँ पर क्या है कॉल्स की। कॉल्स में आप 25% से ज्यादा पैसा नहीं मांगेंगे। ये बात कही गई है टेबल ऐप में। और नेक्स्ट है नोटिस ऑफ द 14 डेज पीरियड शुड बी गिवन टू द शेयर होल्डर टू द पे अमाउंट। देखिए अगर आपने एक कॉल्स मांगी है, अब उस कॉल को मांगने के बाद आपको 14 दिन का समय देना जरूरी है शेयर होल्डर को, कि आप 14 दिन के अंदर अंदर पैसा दे सकते हैं। और फोर्थ है आपका कॉल शुड बी मेड ऑन यूनिफॉर्म ऑन द ऑल शेयर ऑफ द सेम क्लासेस। देखिए अगर प्रीफरेंस शेयर है, अगर प्रीफरेंस शेयर है तो सभी प्रीफरेंस शेयर पर जो कॉल की अमाउंट है, जैसे आपके प्रीफरेंस शेयर अलग अलग तरह के हैं लेकिन सभी पर क्या है कि कॉल की अगर आप मांग रहे हैं फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल पर सभी का अमाउंट बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ शेयर पे तो ज्यादा अमाउंट मांग लिया कुछ पे कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये भी बात सही है क्या, तो आंसर क्या होगा। अब आप सोच के इसका आंसर दीजिए। देखिए आंसर इसका क्या होगा। आंसर ये जो जितनी भी बातें बताई गई हैं ये बिल्कुल सही हैं। अगर ये बातें सही हैं और आपसे यही तो पूछ रहा था बताइए कौन सा कथन सही है, तो सभी सही है। आप कहेंगे ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी सही हैं। तो आपको याद रखना है 2 कॉल के बीच में 1 महीने का गैप होना चाहिए। कॉल की अमाउंट 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। टेबल एफ कहता है। कभी आप सोचिए कि दूसरी जगह कुछ और भी बताया गया है लेकिन यहाँ मैं टेबल एफ की बात कर रहा हूँ। शेयर होल्डर को आपको 14 दिन का टाइम देना है कॉल देने के लिए, और जितनी भी आप
जितने भी शेयर पर सेम क्लास के शेयर हैं, उन पर जो आप कॉल मांग रहे हैं, तो उसका भी अमाउंट सेम होना चाहिए। ये चारों बातों आपको याद रखनी है। ऑप्शन आपका डी होगा। अगर आपको लग रहा है कि एक हेल्पफुल है, तो आप इसको अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। इसको एक काम कीजिए, आप वीडियो को कर दीजिए पॉज, और इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके इसका मुझे आंसर बताइए। और याद रखना, ये एक ऐसा चैप्टर है, 100% यहाँ से क्वेश्चंस पूछा ही जाना है। याद रखना, ऐसा कोई सेट नहीं बना है, जो ऐसा कोई अभी तक पेपर नहीं हुआ है यूपी में पीजीटी का जिसमें ये क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है। तो इसको अच्छे से कर लें, पीजीटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें पूछा क्या है, चलो देखते हैं। देखिए, सेल दी हुई है, सेल दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, और फिक्स्ड कॉस्ट भी दी हुई है, दोनों कॉस्ट दी हुई है। और आपसे कह रहा है कि आपको पीवी रेशो बताना है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो बताना है, ब्रेक इवन पॉइंट बताना है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताना है। तीनों ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर वन, हम पीवी रेशो। पीवी रेशो देखते हैं कि पीवी रेशो क्या होगा। पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, उसको आप याद कीजिए कि पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। तो पीवी रेशो का फॉर्मूला होता है, पीवी रेशो इजिकल टू होता है आपका कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ये फॉर्मूला होता है किसका, ये होता है आपका पीवी रेशो का। अब यहाँ आप कहेंगे कंट्रीब्यूशन तो है नहीं, नो प्रॉब्लम, यू नो वेरी वेल कंट्रीब्यूशन क्या होता है। कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पर इसी फॉर्मूले को लगा देंगे हम। तो यहां पर हम लिख देंगे सेल्स, सेल्स कितनी है, सेल्स दी हुई है हमारी 60,000। तो 60,000 माइनस 30,000, तो ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और अपॉन सेल कितनी दी हुई है, सेल वही 60,000 दी हुई है, 60,000 इंटू 100 हो जाएगा। अब इसको देखेंगे हम, 60,000 में से 30,000 जाएंगे तो 30,000 बचेंगे, और अपॉन में क्या है 60,000 इंटू क्या है 100%। ठीक है, उसके बाद आपका 30,000 टू जा 60,000, 30,000 दूनी 60,000, और दो से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50%। तो पहली बात तो ये सुनिए, आप देखेंगे यहाँ पर आंसर, तो देखो 50% दो जगह आ रहा है, तो पहली बात तो ये तो ऑप्शन होंगे नहीं आपके, देखिए दो तो ऑप्शन कट गए। समय हो कर देना, वरना तुक्का भी आपको इन दो में से ही लगाना है, बी और सी में से। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट पर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका, अब हमें निकालना है बी ई पी, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट होता है फिक्स कॉस्ट, क्या फॉर्मूला होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। आप कहेंगे कंट्रीब्यूशन तो यहाँ है नहीं, तो अभी तो किया है आपने। देखिए फिक्स कॉस्ट क्या है वो देखिए, फिक्स कॉस्ट है आपकी 15,000, आप 15,000 लिखेंगे अपॉन कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये दिया हुआ यहाँ मैंने बताया था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो कितना आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, जैसे यहाँ आया था, कितना आया था कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन आया था 30,000, तो यहाँ आ जाएगा आपका 30,000 इनटू, अब सेल, सेल की मल्टीप्लाई, सेल कितनी दी हुई है 60,000, तो यहाँ आप 60,000 लिख देंगे। डिवाइड कर लेते हैं, तो 15 से डिवाइड करेंगे, 15 दूनी 30, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30,000, 30,000। तो ऑप्शन देख लीजिए 30,000 किस में आ रहा है। देखिए यहां से निकल गया आपका आंसर, बस इतना ही करना था, बाकी तो नेक्स्ट आंसर अपने आप आ रहा है। तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर भी देख लीजिए फॉर्मूला एक बार रिवाइज हो जाएगा, वीडियो को छोड़कर मत जाइए, इसको देख लीजिए, फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम एमओएस की तरफ। एमओएस क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ये होता है जो भी आपकी करंट सेल है, फिलहाल की करंट सेल्स, इसमें से माइनस कर देते हैं हम किसको, ब्रेक इवन पॉइंट को। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहां पर ना सेल ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता है। तो करंट सेल कितनी दी हुई है आपकी, 60,000 रुपए की सेल दी हुई है, 60,000
और इसमें से माइनस कर देंगे आप, ब्रेक इवन पॉइंट कितना आया है 30,000। तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना आया 30,000, तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका 30,000। क्वेश्चन हार्ड नहीं था, लेकिन आप समझिए, देखिए आपने दो ऑप्शन छोड़कर, दो ऑप्शन तो कट ही गए थे, तीन ऑप्शन कट गए थे आपके, एक ही आंसर से बचे थे दो। दो में भी आपने थोड़ी सी मेहनत करी तो आंसर आ गया। तीन स्टेप भी नहीं हुए तो आंसर बहुत अच्छा था। वीडियो को आप लाइक करें यदि आपको लगता है। उठा के देखो ना, यूपी पीजीटी के पेपर उठा के देखो, अगर ये क्वेश्चन ना मिल जाए आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कंपनी के पंजीयन कार्यालय का एक राज्य से दूसरे राज्य का स्थानांतरण प्रभावी हो सकता है। अ चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी फ्रॉम द वन स्टेट टू अनदर स्टेट अफेक्टेड बाय। देखिए आपको क्या करना है, आपका जो कंपनी का ऑफिस है, वो कंपनी का ऑफिस है आपका, बात कर लेते हैं यूपी में, और यूपी से आपको ये लेकर जाना है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में लेकर जाना है। ठीक, और इसको, इस कार्यालय को जब आप लेकर जाओगे तो आप कैसे लेकर जा सकते हैं, तो यहाँ पर आ रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक प्रस्ताव होता है, उसके द्वारा प्रस्ताव पास कराना होता है, या फिर अ रिजोल्यूशन पास्ड इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी की जो साधारण सभा है उसमें एक प्रस्ताव पारित कराना है, या फिर एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना है कंपनी का, एंड अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी है, विशेष प्रस्ताव तथा कंपनी मंडल की पुष्टि, स्पेशल रेजुलेशन कंफर्मेशन ऑफ द कंपनी लॉ बोर्ड। तो देखिए यहाँ पर आप इसमें तभी चेंज कर सकते हैं ऑफिस में, और आपको पता होगा क्लोज होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की क्लोज, जिसको बोलते हैं डोमिसाइल क्लोज या स्थान क्लोज, तो उसमें भी यही आता है कि आप स्थान कैसे बदल रहे हैं। तो देखिए वहां पर भी आपको बताया यार, यहाँ भी तो आपका आंसर क्या होगा सही, यहाँ पर होगा सी। एक स्पेशल रेजुलेशन पास कराना होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होती है, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो दोनों स्टेट के जो कौन होते हैं, रजिस्ट्रार, दोनों स्टेट के रजिस्ट्रार होते हैं, इनकी परमिशन लेनी भी जरूरी होती है। ठीक है, तभी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर फिर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, आपूर्ति अपनी मांग खुद बना लेती है, स्वयं बना लेती है, इसलिए पूर्ण रोजगार एक प्राकृतिक स्थिति है। यह सिद्धांत जिससे संबंधित है वह है, कौन किससे संबंधित है, से के नियम से संबंधित है, से का नियम यह बताता है, या फिर पिंगू का सिद्धांत यह बताता है, पिंगू का रोजगार नियम यह बताता है, या फिर गिफिन का विरोधाभास यह बताता है, या फिर कीन्स का रोजगार सिद्धांत यह बताता है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर ए, से का नियम। तो से का नियम क्या कहता है, से का नियम कहता है कि आपूर्ति अपनी मांग खुद बना लेती है और इसलिए पूर्ण रोजगार एक प्राकृतिक स्थिति होती है। बात अगर यहाँ पर करें पिंगू की, तो पिंगू का ये क्या कहता है, ये कहता है कि अपस्फीति की अवधि में नकदी शेष, अपस्फीति की नकदी शेष का वास्तविक मूल्य बढ़ जाता है, जिससे उपभोग और रोजगार में वृद्धि होती है। और अगर बात करें गिफिन का विरोधाभास, गिफिन का विरोधाभास क्या कहता है, तो मांग के नियम का एक अपवाद जहां कीमत में वृद्धि से मांग में वृद्धि होती है। ये कैसी है, अब तक आप देखें नॉर्मल में क्या होता है कि जैसे कीमतें बढ़ती हैं तो मांग कम होती है, लेकिन यहाँ विरोधाभास क्या कहता है, यहाँ कहता है कि अगर मांग की कीमत में वृद्धि होती है, अगर कीमत में वृद्धि होती है, प्राइस में इंक्रीजमेंट होता है, तो डिमांड में भी इंक्रीज हो जाता है, और कीमत में कमी से मांग में भी कमी होती है। तो ये क्या हो गया, ये विरोधाभास हो गया, गिफिन का पैराडॉक्स। और जबकि मांग का नियम क्या है, मांग का नियम तो ये कहता है अगर प्राइस बढ़ेंगे फिर मांग कम होगी। नेक्स्ट है आपका कीन्स, कीन्स थ्योरी। तो कीन्स थ्योरी को भी आप कर ले, कुल रोजगार आपूर्ति पर नहीं बल्कि प्रभावी मांग पर निर्भर करता है। ये भी याद रखना, ये क्या कहता है कि जो कुल रोजगार है, कुल रोजगार है वो आपूर्ति पे नहीं, आपूर्ति पर नहीं, आपूर्ति पर नहीं बल्कि किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है प्रभावी मांग पर, प्रभावी मांग पर डिपेंड करता है कौन, पूर्ण रोजगार। तो ये इनके क्या है, इनकी थ्योरी के आंसर एक एक लाइन में जो मैंने बोला है उसको आप लिख सकते हैं, यदि आपको नहीं पता तो। पता है तो आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम विच्छेद बिंदु पर अंशदान किसके बराबर होता है, तो ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है कंट्रीब्यूट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, कह रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट पर कंट्रीब्यूशन पूछ रहे हैं,
कंट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने बताया था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये मैंने बताया था। और क्या हो सकता है? और हो सकता है जहां पर वेरिएबल कॉस्ट जीरो है तो क्या हो सकता है? वहां हो सकता है कंट्रीब्यूशन। हाँ, क्या हो जाएगा वहां? तो वहां पर हो जाएगा फिक्स कॉस्ट। तो याद रखना आपको क्या है कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है, फिक्स कॉस्ट भी के बराबर भी होता है। कहाँ? ब्रेक इवन पॉइंट पर। ऐसी सिचुएशन कब आती है? ये आती है ऑन ब्रेक इवन पॉइंट पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका सही होगा। क्या कहा है कि समविच्छेद बिंदु पर अंशदान किसके बराबर होगा? कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है ब्रेक इवन पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉमर्स इंक्लूड, जो कॉमर्स है वो किसको इंक्लूड करती है? तो आपको याद रखना है इसका पूरा ग्राफ। आपकी ह्यूमन एक्टिविटी होती है। ह्यूमन एक्टिविटी आपकी टू टाइप्स की होती है। एक हो जाती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक हो जाती है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आ जाता है? यहाँ पर आपका बिजनेस आ जाता है, प्रोफेशन आ जाता है और एम्प्लॉयमेंट आ जाता है। एम्प्लॉयमेंट बिजनेस के अंदर भी क्या होता है? बिजनेस के अंदर टू पार्ट बन जाते हैं आपके। टू पार्ट क्या बन जाते हैं? एक तरफ हो जाता है आपका ट्रेड और एक हो जाता है एड्स टू ट्रेड। अगर ट्रेड की बात कर लेते हैं तो इसमें आ जाता है आपका कॉमर्स आ जाता है और कॉमर्स आ जाता है आपका यहाँ पर आ जाता है आपका इंडस्ट्री। एक हो जाता है ट्रेड में। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया, इसको देख लेते हैं यहाँ से। यहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया है, आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। दोबारा देखिए यहाँ से। तो यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो थी, एक बिजनेस होता है, प्रोफेशन होता है और आपका ई फोर हो जाता है एम्प्लॉयमेंट। अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में आ जाता है, एक ट्रेड हो जाता है और एक हो जाती है इंडस्ट्री। एक ट्रेड होता है और एक इंडस्ट्री होती है। अब इसमें भी इंडस्ट्री, अगर ट्रेड की बात करें यहाँ पर क्या हो गया? यह इंडस्ट्री हो गया है और क्या हो गया है यहाँ पर? इंडस्ट्री और कॉमर्स। ट्रेड नहीं, ट्रेड अलग आएगा। तो यहाँ पर आ जाता है इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो यहाँ कॉमर्स हो जाता है और कॉमर्स को ही यहाँ पूछ रहे हैं। फिर इंडस्ट्री तो थ्री थ्री टाइप की हो जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। लेकिन कॉमर्स की बात कर यहाँ पर हो रही है तो कॉमर्स के दो पार्ट बन जाते हैं। एक हो जाता है ट्रेड, एक हो जाता है ट्रेड और एक हो जाता है एड्स टू ट्रेड। एक हो जाता है व्यापार और दूसरा हो जाता है व्यापार की सहायक। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए आप क्या सही होगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रेड एंड इट्स सब्सिडायरीज। ठीक है, व्यापार एवं उसके सहायक। तो ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण समता अंश पूंजी से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल? इक्विटी शेयर कैपिटल से कौन सा लक्षण है वो आपको यहाँ पर बताना है। डिविडेंड इज पेबल ओनली इफ कंपनी हैज अर्न प्रॉफिट। डिविडेंड इनको तभी मिलता है यदि, लाभांश इनको तभी मिलेगा यदि प्रॉफिट होता है तो। दूसरी बात, dividend becomes payable only if such payment has been recommended by the board of director and passed by the annual general meeting of the company। लाभांश तभी देय होगा यदि जो एजीएम होती है, संचालक मंडल की वार्षिक साधारण सभा होती है, अगर उसमें पारित होता है एजीएम, एजीएम में पारित होगा, एनुअल जनरल मीटिंग में पारित होगा कि हाँ भाई आपको कितना देना है, क्या? डिविडेंड। दूसरी बात, बोथ, बोथ दोनों ही, डिविडेंड इज पेबल ओनली इफ company has earned profit and dividend become payable only if payment has been recommended by the board of director and passed by the annual general meeting। तो कंपनी क्या कह रहे हैं कि इसमें इसमें कह रहे हैं कि दोनों बातें होनी चाहिए। कंपनी को प्रॉफिट भी होना चाहिए और साथ में जो एनुअल जनरल मीटिंग है वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसको इस पर रिकमेंडेड भी किया गया हो। और नेक्स्ट है आपका कि इनमें से कोई भी बात सही नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका सी। बात हो रही है किसकी? ये बात हो रही है यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर की। इक्विटी शेयर होल्डर को तभी डिविडेंड मिलता है जब प्रॉफिट भी होना चाहिए और साथ में उसका अनुमोदन भी होना चाहिए किसके द्वारा? एनुअल जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। तो दोनों बातें होनी जरूरी होती हैं सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा के सीमांत अनुपात के संबंध में क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी? तो ये क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अभी बात करी थी हमने
क्या होता है ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी? ये होता है सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन, मतलब सेल्स और कंट्रीब्यूशन के बीच के अंतर को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, कह रहा है कौन सा सही है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है? कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन नेट वर्थ होता है, या कंट्रीब्यूशन और सेल वॉल्यूम अंशदान अपॉन विक्रय मात्रा होता है, या फिर अंशदान? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, आप यहां से ये नहीं, ये फॉर्मूला होगा इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका फॉर्मूला होता है आपका सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ये गलत है, आप इसका सही आंसर लिख लें। MOS इजिकल टू होगा सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। और क्या हो सकता है इसका? MOS का फॉर्मूला और भी हो सकता है, प्रॉफिट अगर दिया हुआ है तो प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, ये भी इसका फॉर्मूला बन सकता है। और साथ में आपका ये भी बन सकता है कि अगर यूनिट में दी हुई है सेल, तो फिर तो यही बन जाएगा सेल इन यूनिट और ब्रेक इवन इन यूनिट। ठीक है, इसका एक परसेंटेज वाला भी फॉर्मूला होता है, परसेंटेज ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये होता है जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, इसी में मल्टीप्लाई 100 की करते हैं और अपॉन में लिखते हैं सेल्स। ये भी आपको याद रखना है, तो इसको ऑप्शन आप सही कर लेंगे, सेल्स माइनस बीपी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सूची एक की मदों को सूची दो की मदों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी, जब एक से कम होती है, ठीक है। आय लोच एक इकाई से भी कम हो, तो वो किस में होगी? तो वो होती है आपकी, जल्दी से देख के बताइए किस में होती है? वो होती है आपकी पूरक कॉम्प्लीमेंट्री वस्तुओं में। क्रॉस इलास्टिसिटी जो होती है वो लेस देन यूनिट, जो इकाई से कम होती है, कौन सी? क्रॉस इलास्टिसिटी। तो क्रॉस इलास्टिसिटी जो होगी वो होगी आपकी सुपीरियर गुड्स, श्रेष्ठ चीजों में। क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन जीरो, जीरो से भी कम होगी, तो ये किस में होगी? ये होती है आपकी कॉम्पिटेटिव गुड्स में। और इनकम इलास्टिसिटी होती है इंफीरियर गुड्स में, जीरो से भी कम। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इज, विकेंद्रित संगठन का प्रमुख लाभ क्या होता है? उच्च अधिकारी अपना नियंत्रण क्षेत्र व्यापक बना लेते हैं, या फिर क्रियाएं का समन्वय संचालित स्वचालित हो जाता है, या फिर उच्च प्रबंध अपवाद द्वारा प्रबंध करते हैं, या फिर संचालन लागत कम हो जाती है? तो सही होगा टॉप मैनेजमेंट कैन मैनेज बाय एक्सेप्शन, उच्च प्रबंधन अपवाद द्वारा प्रबंधन करते हैं, किसमें? विकेंद्रीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सैलरी रिसीव्ड बाय द मैनेजर ऑफ एन एग्रीकल्चर फार्म इज, एक सैलरी रिसीव्ड हुई है मैनेजर को, और वो भी कहाँ? एग्रीकल्चर फॉर्म में। तो वो प्रोफेशनल इनकम में आएगा, एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे उसको, कैपिटल इनकम कहेंगे, या सैलरी कहेंगे? तो देखिए यहाँ मैनेजर की बात हो रही है, मैनेजर को क्या मिली है? सैलरी। तो ये कौन से शीर्ष में आ जाएगा? सैलरी से आय में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर्पज कॉल्ड, संगठनात्मक उद्देश्य के लिखित विवरण को क्या कहते हैं? मिशन विवरण कहते हैं, औपचारिकता कहते हैं, या औपचारिक संगठन चार्ट कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मिशन स्टेटमेंट कहा जाता है। ये एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको पर्पज, जिसको उद्देश्य विवरण भी कहते हैं। तो उद्देश्य विवरण को और क्या कहेंगे? मिशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं। लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संगठन के लाभ को अधिकतम करना? बिल्कुल नहीं। वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रय मूल्य को निर्धारित करना, या फिर निर्णय प्रक्रिया में हेतु प्रबंध को सूचना प्रदान करना, या निर्मित माल के रहतियों के मूल्यांकन में सहायता करना? तो सही आंसर क्या होगा? इसका उद्देश्य होता है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजर टू डिसीजन मेकिंग, ताकि वो सही डिसीजन ले सके, कितना रेट रखना है, कितना नहीं, कॉस्ट कितनी आई है, खरीदे बनाए या खरीदे या बनाए। ये डिसीजन किससे लिया जाता है? किसकी हेल्प से? कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर ऑफ द एसेंस ऑफ द रोबिन्स डेफिनेशन, रोबिन्सन की डेफिनेशन का सार कौन सा बताता है?
अर्थशास्त्र राष्ट्र के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज से संबंधित विषय है, या अर्थशास्त्र मानव जीवन की सामान्य व्यवसाय से अध्ययन है, या अर्थशास्त्र सीमितता का विज्ञान है, या अर्थशास्त्र दुर्लभ साधनों के आवंटन का तथा रोजगार, आय और आर्थिक विकास के निर्धारक तत्वों का अध्ययन है। तो सही ऑप्शन होगा अर्थशास्त्र सीमितता का विज्ञान है। इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ स्केर्सिटी। नेक्स्ट देखते हैं। इन द फ्री इकोनॉमी द नेशनल इनकम इज, नेशनल इनकम ये है, रिप्रेजेंटेटिवली मीन कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टोटल एक्सपोर्ट एंड टोटल इंपोर्ट। एक मुक्त अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय वाई का अर्थ क्रमशः क्या होता है? वाई का अर्थ वाई इज इक्वल टू सी आई जी एक्स होता है। वाई कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो सही आंसर होगा आपका कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, ये होता है फ्री इकोनॉमी में नेशनल इनकम। ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर द फॉलोइंग सेक्शन। इनकम टैक्स कौन से पार्ट में, कौन से भाग में कृषि आय आयकर अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा के अंतर्गत कर मुक्त होती है? भाग 15, भाग 6, भाग 10 या भाग 10(1)। सही ऑप्शन होगा भाग 10(1). नेक्स्ट देखते हैं। ए एस फर्स्ट, ए एस थर्ड, ए एस 10, ए एस 19, इनको आपको मैच करना है। कह रहे हैं इनको सही मैच कीजिए और कूट को चुनिए। तो ए एस फर्स्ट क्या बताता है? ए एस फर्स्ट बताता है अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, लीज एंड इट्स अकाउंटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखिए थर्ड का तो आपको पता ही होगा, ये क्या बताता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक यहां से आपको क्लू मिल जाएगा। दूसरा फर्स्ट बताता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। 10 बताता है आपका अकाउंटिंग ऑफ फिक्स एसेट्स और 19 बताता है आपका लीज एंड अकाउंटिंग। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा यहाँ? ऑप्शन बन जाएगा आपका फर्स्ट का। फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड, तो फर्स्ट का सेकंड सही कर लीजिए इसको। ए का सेकंड, ए हो जाएगा सेकंड अकाउंटिंग। और बी, बी का क्या होगा? बी का हो जाएगा यहाँ बी का फोर्थ। और सी का हो जाएगा यहाँ पर सी का सी का फोर्थ, सॉरी सी का फोर्थ, सॉरी बी का था, बी का फोर्थ था। और यहाँ पर सी ए एस 3 और यहाँ ए एस 10, तो ये हो जाएगा 1। तो सी का हो जाएगा यहाँ 1। इसको सही कर लेते हैं 1। सी का हो जाएगा आपका 1। और डी, डी मतलब डी का हो जाएगा यहाँ पर आपका, डी किससे रिलेट हो रहा है? आपका थर्ड से, तो ये हो जाएगा थर्ड। तो सही क्या बन जाएगा? सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, किसमें आ रहा है ये? फोर्थ, सेकंड, किसी में नहीं। थोड़ा ये मिस हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गई है यहाँ। तो ऑप्शन करेक्ट ये हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लागतें जो व्यय होने के बाद किंतु लाभ प्राप्त होने से पुस्तक में लिख दी जाती हैं, उन्हें वे क्या कहलाती हैं? First are recorded in the book after they are incurred, but before are realized are called। realize होने से पहले, realize होने से पहले उनको क्या कहते हैं? टोटल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट या अनफिनिश्ड कॉस्ट या एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो वो होती है आपकी असमाप्त लागत, अनफिनिश्ड कॉस्ट। नेक्स्ट देखते हैं। Which form of the business organization based in the term of confidently, sole proprietorship, गोपनीयता की दृष्टि से व्यवसाय संगठन का कौन सा स्वरूप श्रेष्ठ है? गोपनीयता की दृष्टि से तो किसमें सबसे ज्यादा गोपनीयता होती है? वो होती है एक अंकी व्यापार में, सोल प्रोप्राइटरशिप में। अकेला होता है, अकेला वो किसी को कोई भी न्यूज ज्यादा नहीं देता, सारी इंफॉर्मेशन अपने पास ही रखता है।
यदि एक करदाता भारत में चाय उगाने के प्रसंस्करण का व्यवसाय करता है तो ऐसी स्थिति में किस भाग तक कृषि आय कृषि आय कितनी होगी? पूछा ये गया है कृषि आय कितनी होगी, तो ये होगी कृषि आय 60%। रोजगार के प्रतिष्ठ सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार से विचलन की स्थिति होती है स्थायी प्रकृति की, पूरी तरह से अस्थायी, काल्पनिक स्थिति या सामान्य स्थिति होती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा प्योर टेम्परेरी। पूर्ण रोजगार की जो स्थिति होती है वो पूरी तरह से अस्थायी होती है। अंश आवंटन खाता शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है, नॉर्मल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, इम्पर्सनल अकाउंट होता है। तो ये होता है पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये पूंजी का ही एक पार्ट होता है। विच कॉस्टिंग मेथड इज यूज्ड इन हॉस्पिटल ऑपरेटिंग यूनिट सब कॉस्टिंग ग्रुप? तो ये होता है आपका परिचालन लागत निर्धारण। अस्पतालों में ऑपरेशनल कॉस्टिंग यूज की जाती है और यही परिचालन को क्या बोल देते हैं? प्रक्रिया लागत भी कह देते हैं। प्रक्रिया प्रक्रिया लागत भी इसको कहा जाता है। प्रक्रिया लागत विधि, ठीक है, प्रक्रिया लागत विधि भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, वैसे इतना हार्ड भी नहीं है, सिंपल है, इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि यदि लागत 18,000 है तथा लागत पर लाभ लाभ कितना है? एक सही 1/3 33, इसका मतलब है 33 सही 1/3। इसको आप सही कर लें, 33 सही 1/3 है। तो लाभ की राशि क्या होगी? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है लाभ 33 सही 1/3, 1/3। तो इसको कर लेंगे 33 3 99 और 100। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे 100/3%। अब यहाँ लाभ आपकी लागत क्या है? 18,000। 18,000 का आप क्या करेंगे? 100/3 और परसेंटेज हटाकर अपॉन में 100, 100 से 100 कट हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 6 आ जाएगा, 6,000 ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। मुद्रास्फीति की दशा में अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशंस अ हायर वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री इज असाइन्ड अंडर। मूल्य अधिक निर्देशित किया जाता है लिफो मेथड पद्धति में या फीफो पद्धति में या वेटेड एवरेज मेथड में या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशंस। समय क्या है? कंडीशन क्या है? इन्फ्लेशनरी की। तो इसमें हायर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री असाइन अंडर, तो सही होगा फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल लागत का संयोजन होती है द टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन। टोटल कॉस्ट में क्या क्या आएगा आपका? कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, या फिर फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, या प्राइम कॉस्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, या प्राइमरी कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और प्राइम कॉस्ट एंड वर्कर कॉस्ट। सही ऑप्शन होगा आपका सी, ए सही होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। नेक्स्ट देखते हैं। अब ऐसे साझेदार हैं, उनने अपना विभाजन अनुपात 2:3 है, 2:1, 2:3। पुस्तक में ख्याति की राशि 10,000 दी हुई है। सह नया साझेदार बनता है और उसको लाभ का 1/5 भाग दिया जाएगा, तो ख्याति का हिस्सा 15,000 रुपए आंका जाता है। पुराने साझेदारों की ख्याति की क्रेडिट की जाने वाली राशि होगी। पुराने साझेदारों में कितनी क्रेडिट करोगे? तो यहाँ पर जो पार्टनर आता है, वो जो भी गुडविल आता है, वो गुडविल जो है वो किस में बढ़ जाती है? वो बढ़ जाती है आपके ओल्ड पार्टनर में और सैक्रिफाई रेशो में। अब यहाँ सैक्रिफाई रेशो क्या होगा? देखिए ये तो इनका ओल्ड रेशो है, ये जो दे रहे हैं सैक्रिफाई कर रहे हैं 1/5 कर रहे हैं। 1/5 देने के बाद कितना बचेगा? 4/5 बचेगा और 4/5 को ये अपने इसी रेशो में बांट लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? जो टोटल अमाउंट वो ला रहा है, इसको जो ओल्ड पार्टनर है वो ले लेंगे अपने कौन से रेशो में? सैक्रिफाई रेशो में ले लेंगे। यहाँ 15,000 कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। तो आपका किसका स्कोर कितना रहा ये जरूर बताएं और नेक्स्ट सेट के साथ मिलते हैं। वीडियो को लाइक करें यदि अच्छी लगी हो और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।